हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं महेंद्र पाठशारथी आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बच्चे पे बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा चार्ज के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि चार्ज के जब रेस्ट के स्टैटिक्स पोजीशन को पढ़ते हैं तभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलता है। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग चार्ज को देखेंगे, चार्ज होता क्या चीज है और चार्ज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिए बेटा, चार्ज होता क्या चीज है। चार्ज क्या होगा, किसी भी मैटर या किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे मुझे एक्सपीरियंस होता है या फील होता है या उसमें प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। या कहने का मतलब होगा किसी भी आपकी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी, किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, चार्ज बोलेंगे। लेकिन चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट आपका नेगेटिव चार्ज होता है और सेकंड आपका होता है बच्चे पॉजिटिव चार्ज। यानी एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का नाम देने वाला वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन था। अब बात यह है कि सर, अगर आपका यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि आपको हमने आपको बताया था इसके पहले भी क्लास में कि जब आपका लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे क्या कर देंगे, अट्रैक्ट रिपल करते हैं। लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज है, तो याद कर लेना कि अगर आपका सेम चार्ज है बच्चे, अगर आपका सेम चार्ज है तो सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करते हैं। एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका जो फोर्स है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, यहाँ पे रिपल करेंगे। अगर आपका डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट चार्ज होगा, डिफरेंट चार्ज को हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्ज। इसको क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज बोलेंगे। सेम चार्ज है, इसको क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज बोलेंगे। ये आपका डिफरेंट चार्ज है, इसको बच्चे हम लोग बोलेंगे अनलाइक चार्ज। और अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज या डिफरेंट जो होता है, ये एक दूसरे क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बात ये है कि जो आपका अट्रैक्शन, ये रिपल्सन फोर्स लगा, ये आपका अट्रैक्शन फोर्स है, ये दोनों आपका जो फोर्स होता है, इस फोर्स का नाम हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं इसको। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, जो कि इसके बारे में उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। अब दूसरी बात है कि आपका ये हो गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका जो कोई भी आपका मटेरियल होता है, अगर उसको हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकली फॉर्म में वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी आपको बात याद करना होगा। अब देखिएगा एक चीज, यहाँ पे सबसे जो मेन बात ये है कि अगर आपका चार्ज, क्योंकि मुझे पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर मुझे पहुंचना है। अगर आपका चार्ज, ये आपका मान लीजिए कोई चार्ज है, ये चार्ज बेटा अगर रेस्ट की कंडीशन में है, किसमें बेटा, रेस्ट की कंडीशन में है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो है, तो हमको केवल क्या मिलता है, केवल मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है बेटा। क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल मिलेगा कब, जब आपका चार्ज स्टैटिक्स में होगा तब। और एक बात याद करिएगा, जब हम चार्ज के स्टैटिक्स पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, जब आपका चार्ज रेस्ट होगा तब हम अगर उसको पढ़ते हैं, उस कंडीशन में आपका जो चैप्टर बनता है उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। दूसरी बात है कि अगर आपका जो चार्ज है, ये चार्ज क्या करता है, मूव करता है। चार्ज क्या करेगा, मूव करता है, और मूव करेगा इससे, आपका जब चार्ज मूव करता है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इस कंडीशन मुझे प्यारे बच्चे क्या क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। याद करिएगा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। और यहाँ जो आपके चैप्टर्स होते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, है ना, आज 80 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। दूसरी बात है, अगर ये आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता है, कहीं इसकी स्पीड ज्यादा होती है, कहीं इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चे हम लोग लिखते हैं, आपका जब आपका कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होता है,
तो इस कंडीशन में मुझे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसके साथ साथ मुझे मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलता है, EMR जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब एक चीज और है, इसके बाद अगर हम बात करें कि चार्ज की डेंसिटी, चार्ज की जो डेंसिटी होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन सीटी पूछे गए हैं और जो चार्ज की डेंसिटी होता है यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो होता क्या चीज है, चार्ज की डेंसिटी की बात करेंगे कि चार्ज हमेशा क्या करता है बच्चे, चार्ज हमेशा इसकी रेडियस जहां ज्यादा कम होगी वहीं पे चार्ज आपका ज्यादा होता है। आप लोग सुने होंगे कि जब बारिश होता है तो मुझे पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करें उस कंडीशन में हमारे पास देखा जाए सबसे पतला क्या है, पेड़ दिखता है। जैसे अगर हमारे ऊपर चार्ज आता है सबसे पहले मेरे बाल या रोए खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बाल या रोए के अगर देखा जाए बॉडी के पार्ट की अपेक्षा तो सबसे कम रेडियस होता है। तो सीधा सीधा हम आपको यहाँ कनेक्ट करना चाहेंगे कि जो आपका मान लीजिए आपके पास इस प्रकार की ये बॉडी है, यहाँ का बच्चे रेडियस का इसको हम ए मानते हैं, यहाँ इसको क्या मानते हैं बेटा, बी मानेंगे। तो याद कर लेना कि चार्ज की जो डेंसिटी होती है जहां का रेडियस कम होता है वहां की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी डेंसिटी क्या होती, कम होती चली जाएगी। याद कर लेना चार्ज और रेडियस के बीच का जो रिलेशन होता है, तो अगर चार्ज का रेडियस ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगा तो आपकी रेडियस कम हो जाएगी। याद कर लेना। एक बात बताता हूं आपको कि जैसे आपके पास कोई इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे ऐसे और ऐसे, चलो ए बी, इसका नाम लेता हूं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तो क्या आप बता पाएंगे कि आपका यहाँ की चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी या यहाँ की होगी या यहाँ की होगी? इस टाइप बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको दे देंगे डेल्टा ए ग्रेटर देन डेल्टा बी ग्रेटर देन डेल्टा सी, डेल्टा ए लेस देन डेल्टा बी और डेल्टा सी, और डेल्टा ए इक्वल डेल्टा बी इज इक्वल डेल्टा सी। या ना आप दे देंगे, आपको सीधा सीधा मालूम होगा इसका रेडियस कम है तो इसका रेडियस कम होगा, डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, यहां होगी। उसके बाद इसकी अपेक्षा इसका रेडियस कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा बेटा यहां होगा। उसके बाद इसकी रेडियस कम होगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी कम होगी कहां की। ये आपको कंप्लीट हो गया होगा, ये बात क्लियर भी हो गई होगी। अब दूसरी बात ये है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे हम बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या चीज है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है, एक आपके पास एक बॉडी है जिसका नाम ए रखता हूं, दूसरी बॉडी क्या है आपके पास बॉडी बी है ना, तो आपके पास बॉडी है। लेकिन अब इसके पहले एक बात और आपको समझ लेना है कि आपके पास इसके पहले मुझे आपको समझना है, अगर कोई भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये भी बहुत जरूरी है यहाँ पर ध्यान देना। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटे? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर कोई भी बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होता है। कितने चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा आपको कि क्या होगा कि क्या ऐसा होता है कि जो आपकी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है और जो आपके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, यहां पर क्या मास का कुछ ना कुछ डिफरेंट भी होता है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी बॉडी यहाँ ए है, यहाँ बॉडी आपकी बेटा बी है, तो क्या यम ए ग्रेटर देन यम बी हो सकता है, या यम ए लेस देन आपका यम बी हो सकता है, या ए इसको हम लिखेंगे यम ए, या यम ए इज इक्वल टू यम बी। क्या आपको मालूम है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सीधा सीधा आपकी बात याद होना चाहिए, अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो 100% इलेक्ट्रॉन को देता है, डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास होता है। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, लूज किया तो 100% पता है तो कुछ ना कुछ मास भी जाएगा उसके साथ में। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है,
तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके प्लस होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस होंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उस आपके जो एटम होगा उसमें आपके मास भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चे याद करना कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, उसका मास कम होता है, यानी कि आपका एमए की वैल्यू क्या होगा बेटा, मास ऑफ ए, इसका मास कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब आपका इसमें आपका मास क्या होगा, प्लस होगा। दूसरी बात यह है कि क्या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव बॉडी और पॉजिटिव बॉडी, तो ये भी बता सकते हो नेगेटिव बॉडी का मास ज्यादा होता है और पॉजिटिव बॉडी का मास क्या होता है, यहाँ पे कम होता है, जैसे हमने आपको बताया है। अब इसके बाद जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं यहाँ पे, अब इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, या किसी बॉडी से हम गेन करते हैं, तो वहां पे सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन कभी भी आपका हाफ पॉइंट में नहीं आएगा, 100% श्योर। जैसे मेरे पास क्या है, पेन। अच्छा ये बताओ क्या मैं हाफ में ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं? नहीं। जैसे मुझे रोटी खाना है तो हाँ ये हो सकता है रोटी को मैं हाफ ले लिया, आधा लिया, या आधा से आधा ले लिया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे चार्ज में ऐसा कुछ नहीं हो, इलेक्ट्रॉन में ऐसा कुछ नहीं होगा, चार्ज में ऐसे कोई बात ही नहीं होती। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटा, चार्ज जो होता है हमेशा ध्यान दें, चार्ज जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज आपको मालूम 1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। अगर मुझे किसी बॉडी पे चार्ज की अगर बात करेंगे बेटा, तो अगर ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, किसी भी बॉडी के द्वारा लूज किए गए नंबर इलेक्ट्रॉन या गेन किए इलेक्ट्रॉन के नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपकी बॉडी ए थी, अगर ए से हम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, तो हमको मालूम है कि जो नंबर ऑफ इंक्रीज, क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन को लूज किए तो हम बोल दिए इसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन को हम गेन किए इसका मतलब इंक्रीज हो गया। अरे यार आप बोलो ना कि अगर हम यह क्या बेटा, लूज किए गए या गेन किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नंबर ऑफ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं। तो हमेशा जो आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 1 2 3 4 यानी इंटीग्रल के फॉर्म में जाएगा, यानी कि n = 1 2 3 डॉट 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 जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1.2 जाए, 1/2 जाए, 3/4, ऐसा बेटा नहीं होता। तो हाँ ये होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, इंटीग्रल फॉर्म में होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही होगा, Q ± n × E, जहां बेटा n क्या है, डिक्रीज या इंक्रीज किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लूज या गेन किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और आपका E क्या बेटा, E आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मेरे पास कोई एक एटम था जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उस एटम में कितना चार्ज होगा। तो सीधा सीधा हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं जितना वो आपकी किसकी वैल्यू होती है बेटा, n की वैल्यू होती है, और चार्ज आपको बेटा फाइंड करना है। आपको E की वैल्यू मैंने बता ही दिया कितना होता है, 19 कूलम। तो सीधा सीधा Q क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे n × E, तो क्या होगा 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आपकी Q की वैल्यू कितना हो गया, 4.8 10⁻19 कूलम। ये तो बेटा बहुत छोटी सी बात है, ये तो बेटा बहुत छोटी सी बात है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि जैसे ये है, क्या आपका ऐसा पॉसिबल है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्वांटाइजेशन अगर चार्ज आपने पढ़ा तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका इतना कूलम चार्ज हो सकता है, क्या इतना कूलम चार्ज आपका हो सकता है, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं क्या, बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ ये तो हो सकता है इसको हम कूलम चार्ज की बात करें, क्योंकि बेटा कूलम दिया गया, कूलम मतलब Q की वैल्यू दी गई कितना 3.2 10⁻80 है। यहां पे जहां तक था आपका 19 था, इसको हम 19 कर लेते हैं, 18 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये की वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम, आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए उसको मैंने 19 कर दी है।
अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखते हैं n बराबर क्या होता है बेटा, आपको q बराबर होता है बेटा l into e, तो n बराबर q अपान क्या होता है e, q की वैल्यू 3.2 10 की पावर -19 अपान 1.6 10 की पावर -19, इसको कैंसिल करते हैं, कितना आता है 2, तो आपका है, तो मतलब आपका बेटा ये आपका आंसर ये आपका होगा, लेकिन ये आपका नहीं होगा और ये भी बेटा आपका नहीं होगा। एक बार चेक करिएगा क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर थोड़ा चलेंगे, इसमें एक चीज ये है कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक कमरा है बेटा, ये कमरा, इस कमरे में एक कमरा, एक आपका होम है, आपका घर है, चल एक आपका हाउस है, ये आपका घर है, इस घर में आपके 4 रूम है, कितने रूम है 4 रूम है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपके मान लेते हैं कितने हैं 6 व्यक्ति हैं। तो इस कमरे को हम पूरा इस आपका जो घर है पूरे घर को हम एक सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिस्टम बोलेंगे। और उसके बाद ये जो आपके हैं ये व्यक्ति आपको दिखते हैं, इसको हम चार्ज बोलते हैं, क्या बोलेंगे चार्ज। अगर मैं एक काम करूं, इस घर में जितने भी कमरे वाले जो व्यक्ति हैं, अगर मैं यहाँ पे 4 थे, इसको हम 1 कर दिए, यहाँ पे 1 जो थे यहाँ हमने 2 कर दिया, यहाँ मैंने 10 कर दिया, तो आपको यहाँ पे 0 कर दिए, तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, सीधा सीधा बोलेंगे कि सिस्टम आपका कंजर्व है। क्या सिस्टम आपका कंजर्व है ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि चार्ज क्या होता है, एक आपका आइसोलेटेड होता है, ये कंजर्व होता है, ना तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो बर्बाद कर सकते हैं, ना तो इसको क्रिएट करेंगे, ना तो इसको बना सकते हैं, बल्कि एक बॉडी से बेटा दूसरे बॉडी के बाद हम लोग ट्रांसफर करते हैं। वही कंडीशन है, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसफर तो किए, लेकिन अगर बात करें टोटल चार्ज की बात करें, टोटल व्यक्तियों की बात करेंगे बेटा, आप देखेंगे 2 4 6 6 12 1 कितना 13 है, इसमें भी आपके 13 है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ थे उतने आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इलेक्ट्रॉन मतलब व्यक्ति। मान लीजिए आपके पास यहाँ एक आपके पास ग्लास ट्यूब है, ग्लास, दूसरा आपके यहाँ पे सिल्क है, जैसे हम लोग देखते हैं, इसको ही पढ़े होंगे, ये आपके चार्जिंग मेथड की कंडीशन में। अब अगर हम दोनों के एक दूसरे रब करते हैं बेटे, तो आपको पता है कि जो आपको ग्लास की ट्यूब होती है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन आपका जो सिल्क है, सिल्क में बेटा आपका नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पे क्या होगा बेटा नेगेटिव चार्ज होगा। टोटल चार्ज की बात करेंगे, अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो आपका क्या मिलने वाला बेटा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। ये बात आपको क्लियर है। एक बात और आप यहीं पे समझ लेना, मान लीजिए आपके पास 2 बॉडी, एक आपका यहाँ पे 20 कूलम चार्ज है, क्योंकि बेटा ये सारी चीज जब आप पढ़ेंगे तो हमको न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे लेवल का पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 20 कूलम का चार्ज है बेटा, यहाँ पे आपका कितना है मानते हैं 10 कूलम का चार्ज है। एक दूसरे से क्या है इसको डिस्कनेक्ट पहले करते हैं, ये रखे हुए हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पर भी है, पॉजिटिव चार्ज इस पर भी है। क्या होगा यदि दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के बाद दोनों को फिर से सेपरेट कर दें, क्या होगा बताओ, सीधा सीधा आप बताओ ना कि जब आपके दोनों बॉडी को क्या बेटा कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो याद करिए टोटल आपका चार्ज कितना होगा 20 प्लस 10 यानी कितना होगा 30। अब जब दोनों को हम सेपरेट फिर से अलग अलग करते हैं, उस कंडीशन में आपका जो चार्ज होगा वो क्या होगा दोनों इक्वल में बढ़ जाता है, दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा इक्वल हो जाएगा, यानी कि कहने मतलब 50 कूलम 20 कूलम का चार्ज 50 कूलम का चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा बेटा 50 कूलम का चार्ज हो जाता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर। चलो हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जो मेरा मेन मकसद है, जो मेरा चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उसकी ओर चलते हैं। बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलते थे लाइक, है ना, याद है, बोले तो नहीं यहाँ बेटा आपका क्या है, ये भी आपका नेगेटिव, इसको बोलते बेटा लाइक। ये आपका बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव है, मेरे बच्चे इसको हम लोग क्या बोले थे अनलाइक चार्ज बोले, है ना। अब लाइक चार्ज के बीच में क्या होता था, कौन फोर्स लगता था,
रिपल फोर्स वर्क करता है। क्या लग रहा था बेटा? रिपल फोर्स। अनलाइन चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते थे। आपको मालूम होगा यार, आपके जैसे बात करें कि दो लड़के हैं तो दो लड़कों के बीच में अट्रैक्शन की बात करें तो दो लड़कों के में कम होगा जबकि एक और लड़का एक लड़की के बीच में होता। लड़का नेगेटिव पॉजिटिव और लड़की नेगेटिव चार्ज ले लो। अगर दो लड़के हैं, अगर उसको कोई देख रहा है ना, क्या होगा? रिपल करे, गुस्सा होगा, मुझे क्यों देख रहा है। लेकिन अगर कोई एक लड़का एक लड़की को देख रहा है, समझो अट्रैक्शन हो जाता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट चार्ज होते हैं। चलो यहाँ पे क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन होता है। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मैंने आपको बताया था कि अट्रैक्शन और रिपल फोर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होंगे। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि दो चार्जों के बीच में कितना फोर्स वर्क कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केवल पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पॉइंट चार्ज। अगर दो पॉइंट चार्ज है, ध्यान देना बच्चे, क्योंकि यहां से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अगर एक आपका पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज बेटा Q2 है, दोनों को r डिस्टेंस पे अगर सेपरेट किया होगा, इसका सेपरेशन डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, तो याद होगा एक दूसरे को रिपल करते हैं। लेकिन आपका रिपल क्या करें बेटा? हमेशा इस ज्वाइन आपकी लाइन ज्वाइनिंग है बेटा, इस लाइन के अलॉन्ग में ही एक दूसरे को रिपल करते हैं। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बेटा पॉजिटिव चार्ज है, आपको भी एक बात यहाँ पे क्लियर करना होगा, ये एक दूसरे क्या करते हैं? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बेटा अट्रैक्शन जो फोर्स होगा हमेशा दोनों लाइन को जोड़ने वाली रेखा के अलॉन्ग में ही लगेगा। ये भी आपको मालूम है। तो ये बताओ कि सर मानते हैं कि आपका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस फोर्स को के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम लोग याद करते हैं किसको? कूलॉम दादा को। किसको याद करें बेटा? कूलॉम दादा को। कूलॉम दादा कहते हैं, कूलॉम्स का कहता है कि अगर दो चार्ज आपके पास है, एक Q1 और एक Q2 चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन बेटा कितना है? r है। तो इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, एक बात आपको याद कर लेना बेटा, एक बात दिमाग में बैठा के जाइएगा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये आपका रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है। रिपल फोर्स भी होता है और अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। इसको दिमाग में आप बैठा के जाइए। तो इनके बीच में लगने वाला जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वह फोर्स क्या होता है? दोनों चार्जों का प्रोडक्ट, दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनल हो किसके? Q1 और Q2 के प्रोडक्ट को फाइंड करें। प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हैं बेटा? दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई। कि क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है, ये सेपरेशन डिस्टेंस क्या होता है? इसके स्क्वायर का वर्ग का इनवर्स होता है बेटा। क्या होगा? वर्ग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स होता है। अब दोनों को हम लोग एक साथ ऐड करते हैं, यह प्रोपोर्शनल मिलता है Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। बच्चे जब इसको हम हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या बेटा? K Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। ये जो आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? आपके दोनों चार्जों के बीच के सेपरेशन पे, दोनों चार्जों के बीच के मीडियम पे, इन सब पे इसकी डिपेंडेंसी होती है। और हाँ, सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। आपका SI है, SI सिस्टम होगा या CJ सिस्टम होगा। लेकिन अगर SI की बात करते हैं बेटा, SI यूनिट की बात करेंगे, उसमें आपकी जो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.0 10 की पावर 9। ये लगभग मतलब हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 9.013 के आसपास होता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं 9.0 10 की पावर माइनस 9, नहीं 10 की पावर प्लस में ही 9 माइनस में नहीं होता। अब ये जो आपका एप्सिलॉन है, ये आपका एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये आपका एप्सिलॉन क्या करता है बेटा? मीडियम, जैसे आपका वैक्यूम होगा या एयर होगा, वैक्यूम या एयर के लिए इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसमें आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन नॉट का आपका वैक्यूम के लिए हो गया, एप्सिलॉन नॉट r लिख दूं या एप्सिलॉन m लिख दूं, तो क्या होगा बेटा? वो ये होगा आपका परमिटिविटी ऑफ क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, ये भी आपको समझ के रखना है। इसका सीधा सीधा अगर आपको लिमिट फाइंड करना है बेटा, तो आपको मालूम है कि वन क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बेटा एक कांस्टेंट है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, 1/4 की कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते। अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे तो यहाँ बेटा Q1 बचेगा, Q2 बचेगा और आपका यह हो गया सीधा इनटू R का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q और Q यानी कूलॉम का स्क्वायर बटे फोर्स का क्या होता है बेटा न्यूटन। यहाँ पे R है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के मीटर यानी मीटर का स्क्वायर। ये बेटा इसकी क्या हो गई यूनिट हो गई। डायमेंशन भी हम लोग फाइंड कर सकते, कूलॉम का 80 होता है, फाइंड करिएगा। सी का क्या लिखेंगे बेटा 80 लिखेंगे, न्यूटन क्या होता है m यानी कि -2 लिखेंगे और मीटर क्या होता है बेटा n लिखेंगे। यहाँ से हम लोग डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। और आपको अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करना है तो सीधा सीधा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालना है 9.0, 10 की पावर 9 से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पाई इंटू 9.0 10 की पावर बेटा 9, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि आपकी होती है 8.85, 10 की पावर आपका -12 होता है, 10 पावर -12 होता है। ये भी आपको बात क्लियर हो गई। अब हम कुछ न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसमें न्यूमेरिकल बेटा बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैं सिंपल न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा। सिंपल न्यूमेरिकल कैसे होते हैं कि आपके पास दो चार्ज दे देंगे, Q1 दे देंगे, Q2 चार्ज दे देंगे, इनके बीच का डिस्टेंस दे देंगे और तब उनके बीच का फोर्स निकालना है। तो आपको मालूम है, बहुत आसानी के साथ बेटा लगा लोगे, है ना। छोटी सवाल होगी, लेकिन हम थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल करने वाले हैं। पहली सवाल आपकी है ये, चल पहली सवाल बेटा आपकी ये है, ये क्या होगा कि two charged particle are kept in the air with separation r, force on each particle F. Now these particles are placed in a medium of dielectric constant बच्चे E epsilon r. What should be distance between particles so that force on each particle is again F? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी क्या करते हैं बेटा, दो पार्टिकल चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, इसको हम कहाँ रखते हैं बेटा, हम एयर में रखते हैं। मान लीजिए क्यों है, ये भी आपका क्यों चार्ज है। ये जो आपके चार्ज हैं, इन चार्जों को मैं कहाँ इसको Q1 मानता हूँ, इसको Q2 मान लेता हूँ। इसको जब मैं एयर में रखा हूँ और इसके बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, इसके बीच का सेपरेशन कितना है आपका, यहाँ पे दिया गया है R है। तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है F, क्या बेटा फोर्स है, F इज इक्वल टू, इसको बोलते फोर्स है तो K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये वैक्यूम यानी एयर की बात करता है। अब इसी चार्ज को हम किसमें रखेंगे, एक ऐसे मीडियम रखेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा एप्सिलॉन r है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि फिर से आपको देखिएगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रख रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा रख रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा कि जितना फोर्स आपको यहाँ पे मिला उतना ही फोर्स आपको फिर से मिल जाए। यानी फाइनली आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना बेटा, उनके बीच के डिस्टेंस की, है। तो क्या होगा देखिएगा, तो यहाँ पे क्योंकि बेटा फोर्स उतना ही फाइंड करना, फोर्स में उतना ही लिख देता। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख देंगे और Q1 Q2 अपॉन बेटा R का स्क्वायर। इसको हम R1 बोलते बेटा, इसको हम R2 बोलते, क्योंकि R2 वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे, एक काम करेंगे, F की वैल्यू कितना है फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन बेटा R का R2 का स्क्वायर। ये कट गया, इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आपको क्या मिलेगा 1/R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर। तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन R, यानी कि R2 की जो वैल्यू होगी R1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन R। बेटा यही आपका डिस्टेंस होगा, जिस डिस्टेंस पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R पे किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो आपका उतना ही फोर्स मिलेगा जितना पहले से था। एक सवाल और देखते हैं।
सवाल नंबर बेटा ये बहुत अच्छी सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके सीईटी में कई बार पूछे जाते हैं, आपके नीट में भी ये वाली सवाल पूछी गई है। देखिए इसमें बोला गया है कि आपके पास एक सिस्टम है, अगर फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज एफ, दोनों पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स बेटा एफ है। क्या बेटा? फोर्स लगने वाला एफ है। अगर मैं 50% चार्ज को ट्रांसफर कर देता हूं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तब उस कंडीशन में आपको लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? तो कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी, ये छोटी सवाल आप लोग देखिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा चार्ज क्यों था वहां पे, यहाँ बेटा क्यों, डिस्टेंस बेटा क्या है, आर है। इस कंडीशन में जो लगने वाला फोर्स था कूलम्ब ज्यादा बताते हैं के क्यों, क्योंकि क्यों तो क्या लिखे बेटा, क्यों का स्क्वायर, इसको हम क्यों का स्क्वायर लिख देता हूं, कोई दिक्कत, क्यों का स्क्वायर अपान आर का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है क्वेश्चन के अनुसार, ये आपका जो चार्ज है मानता हूं बेटा ये 100% था। कितना था बेटा? क्यों जो है बेटा ये 100% चार्ज है। यहां पर भी क्यों क्या बेटा 100% चार्ज है, लेकिन इसमें से 50% उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, जब 50% ले जाऊंगा तो इस चार्ज का होगा बेटा 50% का मतलब है इसका आधा हो गया, Q/2 हो गया। और यही चार्ज 50% जब यहाँ आएगा Q/2 बेटा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 100% में 50% क्या होता है उसका हाफ हो जाता। तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3Q/2, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हम यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसका चार्ज 3Q/2 हो गया। और सेपरेशन आपका सेम है बेटा, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, इसको बेटा Q1 मानेंगे, इसको हम Q2 मानेंगे, लगाएंगे क्या F2, जिसको मुझे फाइंड करना है एक्सटर्टेड फोर्स ने वाला। तो F2 इज इक्वल टू के आपका Q1 के स्थान क्या लिखेंगे, Q/2 लिखेंगे, इनटू यहां पे लिखेंगे बेटा 3Q/2 अपान बेटा क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस r का स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू कॉमन कर लेते हैं 3, इसका इसके साइड 2 होगा, कितना हो जाएगा Q का स्क्वायर अपान r का स्क्वायर बेटा, ये इसके साथ आएगा तो ऊपर क्या बचा बेटा 3, 2 2 जा 4, 3/4। मेरे बच्चे आप देखेंगे k q स्क्वायर अपान r स्क्वायर की जो वैल्यू है कितना बेटा, इसको हम F1 मानते हैं। कितना मानेंगे, F1 मानेंगे। तो F2 इज इक्वल टू लिखेंगे इसके स्थान पे F1, तो F1 3/4, यानी कि फाइनली अगर हम देखें जो आपका एक्सटर्टेड फोर्स है 3F1 अपान बेटा कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब ये आपका लगने वाला फोर्स होगा जब हम 50% ट्रांसफर करते हैं। बेटा यहीं पे बहुत सारे सवाल हैं, कभी आपका 50% ट्रांसफर करेगा, 25% ट्रांसफर करेगा, 75% ट्रांसफर करेगा, हाफ ट्रांसफर करेगा, 3/4 ट्रांसफर करेगा। इससे मुझे आपको घबराना नहीं है। और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।